सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिजाइन ऑफ स्टील बीम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी छोटे पार्ट के लिए बीम की डिजाइन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सिंगल सेक्शन होता है, आई खंड जिसको कहते हैं, वो खंड पर्याप्त होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे बीम का स्पैन जो है, विस्तृति यदि ज्यादा हो या आने वाले भार अधिक हो, ऐसी स्थिति में सिंगल सेक्शन पर्याप्त ना हो, तब हम कैसे डिजाइन करेंगे? इसमें हम सिंगल सेक्शन के ऊपर फ्लैंज में और नीचे फ्लैंज में चपटी पत्ती लगा करके हम उसको बीम को तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एक सिंगल सेक्शन के ऊपर चपटी पत्ती लगाएं अथवा दो आई सेक्शन का एक साथ इस्तेमाल करें तो इनको हम कहते हैं बिल्ट अप बीम। इसको कहते हैं बिल्ट अप बीम। तो ऐसी जगह पर जो है हम बिल्ट अप बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिर्फ सिंगल सेक्शन की डिजाइन पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है, जो हम बीम पढ़ रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? पार्श्विक आवर्त धरण। पार्श्विक आवर्त धरण यानी लैटरली रेस्ट्रेन्ड बीम। ठीक है। तो पार्श्विक आवर्त धरण से मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो बीम है वो अनुप्रस्थ भार वहन करती है। अनुप्रस्थ भार यानी बीम के अक्ष के लंबवत कार्य करें। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जब इंक्लाइंड लोड लगते हैं तो बीम हमारी जैसी ये सपोर्ट है और इसके ऊपर एक आई बीम रखी गई जिसका एलिवेशन में कुछ इस तरीके से दिखेगी और इसका सेक्शन देखें तो सेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है। तो जब इसमें इंक्लाइंड लोड लगे या हॉरिजॉन्टल लोड लग जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बीम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन होगा। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको रोकने के लिए, ये पार्श्विक विस्थापन को रोकने के लिए ये कहलाता संपीड़न फ्लैंज और नीचे वाला कहलाता है तनन फ्लैंज। ये तनन फ्लैंज कहलाता है। तो इसमें जो संपीड़न फ्लैंज है इसको पूरी लंबाई में इसको कंक्रीट के साथ जकड़ दिया जाता है। यानी कुछ इस प्रकार से कंक्रीट जो है ये जकड़ दिया जाता है। जैसे मान लो बीम के ऊपर हम क्या रेस्ट कराते हैं? स्लैब। तो जब हम स्लैब डालें तो स्लैब का जो हमारा हिस्सा है ये बीम के फ्लैंज को अपने अंदर ले ले, तो क्या होगा? ये हमारा इसका फ्लैंज जो है आबद्ध हो गया। ठीक है। तो इसके आबद्ध होने की वजह से इसमें कोई भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार की धरण को हम कहते हैं पार्श्विक आबद्ध धरण। ठीक है। तो आपके सिलेबस में जितने भी बीम है वो पार्श्विक आबद्ध धरण ही है। इसमें ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए मल्टी उसका आंसर क्वेश्चन मिलता है तो इसमें कौन सा फ्लैंज आपका जो कंक्रीट में जकड़ा जाता है? संपीड़न फ्लैंज और तनन फ्लैंज या दोनों? ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए। एक संपीड़न फ्लैंज, दूसरा तनन फ्लैंज, तीसरा हो गया दोनों। तो कौन सा है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संपीड़न फ्लैंज को कंक्रीट के साथ जकड़ते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है कि ये हमारी जो बीम है पार्श्विक आवर्त धरण, इसका अभिकल्पन कैसे करते? इसका अभिकल्पन ठीक है। तो अभी आपने देखिए जब एनालिसिस किया था, एनालिसिस में क्या होता था? खंड ज्ञात रहता था
आने वाले भार पता थे, धरन का पार्ट ज्ञात, ठीक है। तो हम खंड, भार और पार्ट, इन तीनों के आधार पर जो प्रॉपर्टी हमको स्टील टेबल से जरूरत होती थी, IXX, ZXX, TW, तो ये हम स्टील टेबल से खंड की प्रॉपर्टी नोट करते थे। भार जो दिए रहते थे, पार्ट दिया, इससे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते थे और शियर फोर्स, ठीक है। इतना निकालने के बाद हम इसकी जांच करते थे। इसमें जांच करने के लिए F = M/Z, यानी धरन में उत्पन्न नमन प्रतिबल F = M/Z से M की वैल्यू इन दोनों से प्राप्त हो गई और Z की वैल्यू स्टील टेबल से मिल गई, F की वैल्यू निकाल ली। तो इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है, F की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम एनालिसिस में करते थे। इसी तरीके से इसका शेयर फोर्स निकाल लेते, जिसको V कहा गया। एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए D × TW करते थे, तो ये कहलाता टॉ AB। इसकी वैल्यू, इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है कितनी, 100, इससे ज्यादा है तो असुरक्षित और इसके कम है तो सुरक्षित। तो ये हम एनालिसिस करते थे। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन में करते थे, डिफ्लेक्शन निकाला और उसकी जो परमिसिबल वैल्यू L/325, उससे कंपेयर करते थे, तो मान लेते धरन हमारी सुरक्षित। और बैब बकलिंग क्रिपलिंग में जब कहा जाता तो उस समय जांच करते थे। अब इसमें उल्टा चलना है, डिजाइन में क्या करना है, सबसे आपको क्या क्या दिया रहेगा, एक तो भार, धरन पर आने वाले भार यानी लोड, ये पता रहेंगे। इसमें आपके पास में कौन कौन सा लोड रहेगा, यूडीएल लोड, ठीक है, समान वितरित भार। इसके अंतर्गत आपके डेड लोड, लाइव लोड जो भी आए, और सेल्फ वेट, ठीक है। तो इसमें यूडीएल के अंतर्गत डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि हमको सेक्शन डिजाइन करना है, तो हमें इसका सेल्फ वेट नहीं पता होगा, तो हम फिलहाल ये दो लोड जो है, इनके आधार पर सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसका स्वयं का भार एज्यूम करें, इसमें स्वयं का भार एज्यूम करें। तो एज्यूम करने का तरीका क्या है कि यदि हमारा जो स्पैन है ये 3 मीटर तक है, अप टू 3 मीटर, तो जितना भी इसमें लोड आ रहा है, इस लोड का हम 1.5% सेल्फ वेट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ वेट, जो ये लोड आ रहा है, बुक में लिखा है कि 1.5% ऑफ लाइव लोड। तो लाइव लोड आपको कहीं अलग से नहीं मिलेगा, उसमें यही लिखा रहता है इसमें इतना संबंधित भार वहन करने के लिए। तो जो है ये लोड है, उसी लोड को हम लाइव लोड के तरीके से मान करके, अगर 3 मीटर तक की धरन है तो इस लोड का 1.5%, अगर मान लीजिए धरन 3 मीटर से 6 मीटर के बीच में है, तब हम इसको 2% मानते हैं, ठीक है। और अगर अब 6 मीटर, तो हम इसको 3.5% मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल्फ वेट एज्यूम कर लेते हैं, और जो लोड दे रखा है उस लोड में सेल्फ लोड जोड़ करके हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो अब जो हमने पहला काम क्या किया, लोड कैलकुलेशन, पहला काम हमने किया लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन के बाद में इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्या करेंगे, एनालिसिस में हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू हम इसमें कैलकुलेट करेंगे।
जब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स प्राप्त हो गए तो हमको नंबर तीसरे स्टेप पे कि अनुज्ञेय प्रतिबल के आधार पर जो हम खंड चुना जाना है उसका आकृति मापांक ज्ञात करते हैं। जैसे अब हमको जब बेंडिंग मोमेंट निकल आया, शियर फोर्स निकल आया, अभी आपको बताया था कि F इक्वल टू एम अपॉन जेड। अब इसमें m हमको बेंडिंग मोमेंट के रूप में प्राप्त हो गया, F जिसको हम पहले कैलकुलेट करते थे, अब हम इसकी जगह पे परमिसिबल वैल्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले परमिसिबल वैल्यू कितनी लेते हैं आपको एक बार बताया जा चुका है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। देखिए बेंडिंग में जो है, बेंडिंग में परमिसिबल वैल्यू लेते थे 0.66 F बाई, याद होगा आप लोगों को, ये हम परमिसिबल वैल्यू लेते थे। एवरेज शियर स्ट्रेस में, एवरेज शियर स्ट्रेस इसको बताया था 0.40 F बाई। अगर शियर स्ट्रेस के लिए कहेंगे तो शियर स्ट्रेस के लिए 0.45 F बाई, एवरेज शियर स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू 0.4 F बाई। ठीक है, इसी तरीके से बियरिंग में इसकी स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू ये 0.75 F बाई। तो ये तीन प्रकार के जो परमिसिबल स्ट्रेस है इनकी वैल्यू। अब अगर हम F वाई इक्वल टू 250 मान लें तो इसमें 250 रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ध्यान रखना, बेंडिंग स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू 0.66 F बाई से अगर F बाई की वैल्यू 250 लेते हैं तो ये वैल्यू 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अनुज्ञेय प्रतिबल हमने जब डिसाइड कर लिए तो चौथे स्टेप पे क्या करेंगे, चौथे स्टेप में निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस। मॉडुलस Z इक्वल टू M अपॉन F। ठीक है, जो हमको सेक्शन मॉडुलस की जरूरत है उसकी हम वैल्यू M अपॉन F से, M इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, F की वैल्यू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद पांचवें स्टेप में डिफ्लेक्शन। आपको बताया गया था कि डिफ्लेक्शन के आधार पर हम गहराई धरण की कैसे निर्धारित करते हैं। तो आपको याद होगा कि एक बताया था D अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन 17.9। ठीक है, अगर हम L को 1 मीटर ले लें तो D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 मीटर लंबी धरण के लिए, 1 मीटर को mm में कर दिया तो 1000 डिवाइडेड बाई 17.9, तो ये नियर अबाउट 55 mm आ जाती। तो हम कह सकते हैं धरण की 1 मीटर लंबाई के लिए गहराई कितनी होना चाहिए 55 mm। अगर 55 mm है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू, जिसको कि हम कहते हैं L अपॉन 325, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो हम पांचवें स्टेप में धरण की लंबाई के आधार पर प्रति मीटर की दर से 55 mm मान करके इसकी आवश्यक गहराई निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लो आपकी धरण की लंबाई 6 मीटर है तो लिखेंगे विक्षेप के आधार पर, विक्षेप के आधार पर धरण की गहराई, धरण की गहराई 55 मिलीमीटर प्रति मीटर की दर से
अब 1 मीटर के लिए 55, तो 6 मीटर के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई 330 mm। तो आपको ऐसा धरणखंड सिलेक्ट करना है जिसकी डेप्थ 330 mm से कम ना हो, ठीक है। और आकृति मापांक जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इससे कम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम खंड का चयन करेंगे। अब काम शुरू होता है स्टील टेबल का। स्टील टेबल से जो विक्षेप के आधार पर आपने गहराई निर्धारित की है और जो परिच्छेद मापांक निकाला है इससे खंड का चयन करें। तो आपको देखिए जैसे 330 आया था तो आपको ISLB में भी 350 मिलेगा, ISMB में भी 350 मिलेगा, ISWB में भी पता मिलेगा और ISHB में मिलेगा। तो आपको तीनों खंडों में जिसकी की गहराई 350 है, जितनी भी वैरायटियां हैं उसमें ये देखना है कि ये सेक्शन मॉडुलस, ये जो सेक्शन मॉडुलस है ये किसमें इसके नियर अबाउट है, ठीक है। तो जिस खंड का सेक्शन मॉडुलस इसके बराबर हो या इससे थोड़ा अधिक हो और गहराई इससे अधिक हो, हम उस खंड का चयन कर लेंगे, ठीक है। और चयनित खंड की हम सुरक्षा के प्रति जांच करेंगे। जांच किस चीज में करेंगे? जो अभी जस्ट एनालिसिस करने के लिए बताए थे। सबसे पहली जांच बंकन प्रतिबल में, यानी जो खंड हमने चुना उसका जेड हमको मालूम है। अब देखिए इसमें हमने सेल्फ वेट एज्यूम किया था। अब जो धरणखंड हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उसका सेल्फ वेट अगले कॉलम में लिखा रहता है। अगर मान लीजिए जो तुमने सेल्फ वेट इसमें सिलेक्ट किया और चयनित खंड का जो हमारा सेल्फ वेट है वो इससे कम है तो हमको दोबारा बेंडिंग मोमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो खंड लिया परसेंटेज के आधार पर हमने मान लीजिए इसको लिया था 2%, ठीक है। हमारी जो बीम थी 6 मीटर तक है तो हमने 2% लिया। इस पे मान लो 20 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है या 30 किलो न्यूटन का आ रहा है, जो भी आ रहा हो, इसका हमने 2% निकाले तो कितना हो गया? 20 का 2% यानी 2/100 0.4 किलो न्यूटन। तो अगर हमने कोई खंड चयन किया और उसका वेट जो है सेल्फ वेट 0.375 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी जो हम लेके चले उससे कम, तो हमको फिर दोबारा इसके लिए बेंडिंग मोमेंट की जरूरत नहीं है। और आपने 0.4 किलोमीटर लेके चले और चयनित खंड का वेट आ रहा 0.65, इसका मतलब 0.4 किलोमीटर से तुमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था और अब ये हो गया 0.65। तो हम क्या करेंगे? फिर से निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड इज इक्वल टू UDL DDL प्लस सेल्फ वेट। फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तब इसके बाद में गणना करेंगे। तो चयनित खंड के लिए स्टील टेबल से आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी नोट करनी है? बीम के केस में एक तो निकालना है TW, इसकी डेप्थ ZXX IXX, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी। जब हम बेंडिंग में जांच करेंगे तो ZXX की जरूरत पड़ेगी, जब कर्तन में जांच करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी और जब हम विक्षेप पे जांच करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोड निकालेंगे UDL प्लस सेल्फ लोड, सेल्फ वेट। यदि ये इससे अधिक है तो फिर इसके बाद में बेंडिंग मोमेंट M, फिर F की वैल्यू M/Z। तो इसमें ZXX रखा जाएगा, लिखेंगे M/Z। ये वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 165 जो कि इसकी परमिसिबल वैल्यू है। तो हम लिख देंगे F = M/Z इज लेस देन
165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका मतलब ये सेफ है। ठीक है, इसी तरीके से शियर स्ट्रेस एवरेज ये हम निकालेंगे कैसे, WL/2 से। इससे क्या निकलेगा, V, जो हमारा फार्मूला था V/D/TW, तो ये वैल्यू हो गई V की, डिवाइडेड बाई D और TW यहां से मिलेगा। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद विक्षेप निकालने का फार्मूला 5/384 WL⁴/EI। तो इसमें जो I रखेंगे वो I एक्सेस रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम धरण की जांच करते हैं। जांच में अगर ये सुरक्षित है तो हम लिख सकते हैं कि ये खंड हमारा बीम के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को सुन लीजिए, जो इसकी आवश्यक डिटेल है उसको नोट कर लीजिए। एक शुद्धालंबित पार्श्विक आबद्ध धरण, एक सिंपली सपोर्टेड पार्श्विक आबद्ध धरण का अविकल्पन करें। प्रभावी पार्ट 8 मीटर है, तो प्रभावी पार्ट L = 8 मीटर। ठीक है, यह अपने संपूर्ण विस्तृति पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर का समान वितरित भार वहन करती है। तो यूडीएल कितना दे रखा है, 20 किलोन्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान यानी F बंकन में 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ एवरेज में कर्तन प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यंग मॉडुलस E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डिटेल दे रखी। तो सबसे पहले प्रभावी पार्ट 8 मीटर, तो और अध्यारोपित भार 20 किलोन्यूटन। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, स्वयं का भार निकालें। धरण का स्वयं का भार = 3.5% ऑफ लोड। क्योंकि इसका पार्ट 8 मीटर है और 6 मीटर तक की अगर धरण है तो उसके लिए 2% लेते हैं, इसके ऊपर है तो 3.5%। तो 20 का 3.5% किया, ये कितना हो गया, 3.5/100 गुणित 20, कितना हो गया, 0.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब हमारे धरण पर भार कितना आया, धरण पर भार = स्मॉल w, ये हो गया यूडीएल प्लस सेल्फ लोड, तो ये हो गया 20.7 किलो न्यूटन। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसका जो है भार कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में दूसरे स्टेप में एनालिसिस करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया इसका, WL²/8, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो W की वैल्यू 27.70 इंटू 1000, ये हो गई न्यूटन में। L की वैल्यू मीटर में डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो देखिए ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो जो बेंडिंग मोमेंट है ये न्यूटन इंटू मीटर में होगा। तो अगर हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया न्यूटन इंटू mm। ठीक है, तो 1/8 इससे कैंसिल हो गया, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
165.6 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम। ठीक है। अब इसके बाद में अभी कर्तन बल निकालने की आवश्यकता नहीं है कि जांच में जरूरत पड़ेगी, और उस समय हो सकता है कि सेल्फ वेट ज्यादा हो तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़े, इसलिए बेंडिंग मोमेंट की खाली निकालने से। दूसरा स्टेप, धरण खंड का आवश्यक परिच्छेद मापांक यानी सेक्शन मॉडुलस Z इज इक्वल टू m अपॉन f। m की वैल्यू 165.6 इंटू 10⁶ और ये वैल्यू 165। ठीक है, तो हम इसको लगभग जो है 1 मान लेते हैं, जो कि 1 इंटू 10⁶ mm की पावर 3। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, mm की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से जेड की हमको ये पता चल गया कि कितना चाहिए। अब स्टील टेबल में जेड की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दी रहती है, तो हम इसमें सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए 1000 से भाग दें, तो इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में हम विक्षेप के आधार पर गहराई निकालें। विक्षेप के आधार पर गहराई इज इक्वल टू 55 गुणित 8, 55 मिलीमीटर प्रति मीटर की दर से, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 440 mm। ठीक है, तो अब हमको स्टील टेबल में ऐसे खंड की जरूरत है जिसकी गहराई 440 से कम ना हो और जेड की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कम ना हो। तो हमने स्टील टेबल पलटी और उसमें ढूंढना शुरू किया, तो हमको एक खंड मिला स्टील टेबल में ISLB 450। ठीक है, हमने लिया स्टील टेबल से, इसको हम यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट कितना आया 165.6 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम है। इसके अलावा किसी की जरूरत बीच में नहीं पड़नी। ठीक है, स्टील टेबल से ISLB 450। अब इसका वेट कितना है उसमें, इसका वेट है ISL 65 तो एट द रेट का निशान लगाएंगे 65.3 kg प्रति मीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये केजी में है और हमने कितना लिया था सेल्फ 0.7 किलो न्यूटन, तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, इसको किलो न्यूटन में बना लें, तो 1 केजी में 10 न्यूटन, तो इस तरीके से कह सकते हैं 653 न्यूटन, तो किलो न्यूटन में 0.65। ठीक है, और हम लेके कितना चले 0.7। ठीक, तो हमने इस खंड का चयन किया, तो अब देखिए वेट कम आ रहा, हम ऑलरेडी ज्यादा लेकर के बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं, तो हमको दोबारा बेंडिंग मोमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो वेट इसका ये हो गया। अब इसके बाद में TW की वैल्यू हो गई इसकी 8.6 mm। IXX इसका कितना है, IXX है 27,536, 27,536.1 सेंटीमीटर की पावर 4।
जेड एक्स एक्स की इसकी वैल्यू है जेड एक्स एक्स 1223.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए गहराई 450 है, हमको जरूरत थी 440 की। जेड की जरूरत थी हमको 1000 की, ये है 1223। तो इस खंड हमारा उपयुक्त है। अब हमको जांच करनी, बेंडिंग मोमेंट चेंज करना नहीं है। तो सबसे पहली जांच नमन प्रतिबल में, नमन प्रतिबल में। तो नमन प्रतिबल इज इक्वल टू m अपॉन, क्लियर, m की वैल्यू 165.6 इंटू 10⁻6 बटे 1223.8 और इसको भी mm में बना दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी ये 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगी। तो हम लिख देंगे ये सेफ है। हमने कुछ निकाला है 135 के करीब आ रही है, 130 कितनी आ रही, 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 165 से ये कम है। ठीक है, दूसरे नंबर 1 हो गई। नंबर 2 कर्तन प्रतिबल में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले औसत कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना होगा। तो औसत कर्तन प्रतिबल इज इक्वल टू V अपॉन D इंटू TW। कर्तन बल V इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 2। W की वैल्यू 20.70 इन, सॉरी गलत लिख दिया, WL/2। ठीक है, WL/2। तो W की वैल्यू 20.7, L 8/2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 82.8 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 82.8 किलो न्यूटन। चेक कर ले जरा, 20.7 गुणे 4। ठीक है, तो इस तरीके से किलो न्यूटन में हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करें, 82.8 न्यूटन बनाने के लिए 1000 डिवाइडेड बाई 450 और TW 8.6। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एवरेज शेयर स्ट्रेस की 40, ये वैल्यू आ रही है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब है खंड कर्तन के प्रति भी सुरक्षित है। अब इसके बाद निकालना डिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन में जांच के लिए अब आप लोग इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन में जांच के लिए आपको डिफ्लेक्शन का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। तो इसमें जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है कि लेस देन 325 से होना चाहिए, और इसमें है, हमने सॉल्व किया है, ये लगभग 20 mm डिफ्लेक्शन आ रहा है और इसकी परमिसिबल वैल्यू जो है 8000/325। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24.6 आती है, 24.6 mm, और इसको सॉल्व करेंगे ये 20 mm के करीब। तो कह सकते हैं कि लेस देन परमिसिबल वैल्यू। तो इस तरीके से आपको खंड का चयन करना है और उसकी जांच करनी। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है सिंगल सेक्शन है। ठीक है, तो अब इसके बाद में
अगला टॉपिक आपके में है प्लेट गर्डर। तो आपको जैसे बताया गया था कि अगर किसी भी धरन का पार्ट अधिक लंबा हो, आने वाले भार अधिक हो, जिसके कारण सिंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया जाना उचित ना हो, यानी उसमें जो हमारे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकाले हैं, तो इसके लिए हम जब आकृति मापांक ये सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे और सिंगल सेक्शन में उतना सेक्शन मॉडुलस किसी खंड का नहीं मिलेगा। तब ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विकल्प हैं कि हम बिल्ट अप बीम का इस्तेमाल करें। बिल्ट अप बीम के लिए क्या करते हैं? बिल्ट अप बीम के लिए हम आई खंड लें और आई खंड के ऊपर ये प्लेट लगा दें। इससे क्या होगा कि ये फ्लैंज का एरिया बढ़ जाएगा, इससे जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, या हम इस तरीके से दो खंड इस्तेमाल करें एक साथ रख करके इस तरीके से, तो ये हमारे कहलाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर प्लेट लगा दे तो ये कहलाएगी बिल्ट अप अथवा प्लेट गर्डर। तो इसमें जो हमारी सिंगल सेक्शन की बीम है ये सामान्यतया ये 10 मीटर पार्ट तक तो उपयुक्त रहती है। ठीक है, इसके बाद हम जो बिल्ट अप सेक्शन है ये हमारा 20 मीटर तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर बीम की लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है और 20 मीटर तक है तो हम इसके लिए बिल्ट अप सेक्शन का भी इस्तेमाल कर लेते। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा गर्डर है, प्लेट गर्डर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जो है भार अधिक हो और धरन का पार्ट 12 मीटर से 100 मीटर तक हो सकता है। प्लेट गर्डर के लिए धरन का पार्ट 12 मीटर से स्टार्टिंग है और ये 100 मीटर तक भी है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े ब्रिज देखे होंगे। प्लेट गर्डर का मतलब क्या है कि प्लेटों से जोड़ करके एक आई खंड जिसको कि हम गर्डर कहते हैं उसको बनाया गया है, वो प्लेट गर्डर कहलाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जब बड़े बड़े पुल बनते हैं तो प्लेट गर्डर के माध्यम से हम इसमें ट्रस गर्डर भी कहते हैं, यानी कैंची नुमा शेप दे देते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको प्लेट गर्डर क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है, क्या आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, इतनी आपके उसमें है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्लेट गर्डर कब इस्तेमाल करते हैं? जब आने वाले भार अधिक हो और धरन का पार्ट भी काफी अधिक। इसकी जो लंबाई है 12 मीटर से 100 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए इसके कंपोनेंट। तो हम एक प्लेट गर्डर का चित्र बनाते हैं। एक ये वर्टिकल प्लेट इस तरीके से, इसके ठीक ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ये। आवश्यकता हो तो हम इसके ऊपर एक प्लेट और भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैंज प्लेट। फ्लैंज प्लेट, और इसको कहेंगे वेब प्लेट। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट पहले कौन से हो गए? दो, फ्लैंज प्लेट और वेब प्लेट। तो अब फ्लैंज प्लेट किसको कहेंगे? यानी ये कहलाएगा शीर्ष और ये कहलाएगा तली, यानी वेब के टॉप और बॉटम पर एक क्षैतिज प्लेट
जिसको कि हम किसके द्वारा जोड़ेंगे, एंगल से खंड के द्वारा। इस तरीके से एक एंगल इधर लिया और इसको यहां से जोड़ दिया, इसको यहां से जोड़ दिया, ठीक है। यानी शिखर तथा तली में लगी क्षैतिज प्लेट जिन्हें फ्लैंज एंगल की सहायता से बैक प्लेट से जोड़ा जाता है, इसको हम कहते हैं फ्लैंज प्लेट। अब फ्लैंज प्लेटों की जो संख्या है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये निर्भर करती है बेंडिंग मोमेंट पर, और बेंडिंग मोमेंट किस पे निर्भर करता है, स्पैन और लोड पे, ठीक है। अब इसमें देखें, जो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वो ये होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर में। तो जो हम ये प्लेटें लगा रहे हैं, जिसे हम इस तरीके से लगा दी, ये प्लेट ये नीचे भी लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, इस गर्डर का सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है, सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पर हमारा M/Z करें, तो Z की वैल्यू, यहाँ पर दो प्लेटें लगी हैं, तो M की वैल्यू से डिवाइड किया, तो F की वैल्यू जो आएगी वो परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। जैसे अब देखिए, Z की वैल्यू पूरी लंबाई में कांस्टेंट, Z की वैल्यू पूरी लेंथ में कांस्टेंट, तो ऐसी स्थिति में F की वैल्यू जो यहाँ पर मोमेंट सपोर्ट पे घटते घटते शून्य, तो यहाँ पर प्रतिबलों की वैल्यू शून्य। तो ऐसी स्थिति में हम फ्लैंज प्लेटों को आलंब की ओर कम कर देते, इसको कहते हैं कर्टेलमेंट ऑफ फ्लैंज प्लेट। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि ये प्लेटें हमारी लगाई जाती है आकृति मापांक के लिए, यानी प्रतिबल हमारी अनुज्ञेय सीमा में रहे। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेंटर से सपोर्ट की ओर घटते हुए शून्य हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम फ्लैंज प्लेटों को आलंब के नजदीक कुछ कम कर देते हैं। अब किस हिसाब से काटेंगे, ये इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इनका जो फ्लैंज प्लेट है, इसका मेन वर्क क्या है, बंकन प्रतिबलों को प्रतिरोधित करना, जो बेंडिंग स्ट्रेस है उनको प्रतिरोधित करना, ये फ्लैंज प्लेट का मुख्य कार्य है। क्लियर। तो ये होगी आपकी फ्लैंज प्लेट, तो इसको ऊपर वाले को हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं। इसी तरीके से हमने नीचे वाली जो प्लेट है इसको भी जोड़ दिया, तो अब ये इसने एक आई गर्डर का रूप ले लिया, क्योंकि ये प्लेटों से मिलकर के बना है और गर्डर इसकी शेप है, तो ये कहलाता है प्लेट गर्डर, ठीक है। तो अब आइए, ये कहलाएगी बैक प्लेट, ठीक है। तो बैक प्लेट फ्लैंज प्लेटों को आवश्यक, ये जो हमारी फ्लैंज है प्लेट है, इनको आवश्यक दूरी बनाए रखने के लिए लगाई जाती है, और ये इस पर आने वाले कर्तन प्रतिबलों को प्रतिरोधित भी करती है। आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, एवरेज शियर स्ट्रेस V/D × TW, तो इसकी ये डेप्थ और इसकी ये थिकनेस, ठीक है। तो फ्लैंज प्लेटों को आवश्यक वर्टिकल डिस्टेंस पर ये बनाए रखता है, और इनकी गहराई जो है, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इस पर निर्भर करता है। ये कितनी इसकी डेप्थ रखेंगे, ये आने वाले भारों का जो बेंडिंग मोमेंट है और शियर फोर्स, उस पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखना है कि बैक प्लेट की गहराई मोटाई की तुलना में, जो बैक प्लेट की गहराई है इसकी मोटाई की तुलना में ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा दोगी तो क्या होगा, बैब बकलिंग और बैब क्रिपलिंग की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर इसकी लंबाई की तुलना में मोटाई कम है
तो क्या होगा, ये बैब बकलिंग की संभावना होगी और बैब क्रिपलिंग की संभावना होगी। तो इस संभावना को कम करने के लिए, इस संभावनाओं को कम करने के लिए यहां पे लगाए जाते हैं स्टिफनर। क्या लगाए जाते हैं, स्टिफनर। ठीक है, ये कहलाते हैं स्टिफनर। ये पूरी लंबाई में, यानी ये एंगल सेक्शन है और इस बैब की पूरी लंबाई में ये लगाए जाते हैं। इनको लगाने से फायदा क्या है कि इसमें बैब बकलिंग की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं स्टिफनर। ये किस पोजीशन में लगे, देखिए इसको ऐसे जोड़ देंगे इससे। ये किस पोजीशन में लगे हैं, लंबाई के समानांतर, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसलिए कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ठीक है, तो ये जो स्टिफनर्स हैं, ये फ्लैंज व बैब को स्थिरता प्रदान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये खड़ी अवस्था में लगे हों, यानी वर्टिकल पोजीशन में लगे हो, इस तरीके से, भाई एक एंगल को हम बैब के सहारे खड़ा भी लगा सकते हैं, तो ये कहलाएगा वर्टिकल स्टिफनर। और अगर लंबाई के समानांतर लगा दिया तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे स्टिफनर्स हैं, ये फ्लैंज प्लेट और बैब प्लेट को, ठीक है, स्थिरता प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये इनका हमारा मेन ऑब्जेक्ट। इनके बाद लगाने से बैब बकलिंग और बैब क्रिपलिंग, इसकी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, और अब इसमें आपको पढ़ाया गया था, जब हम इसकी बैब बकलिंग और क्रिपलिंग में जांच करते हैं, यूडीएल लोड लगा रहता है, तो रिएक्शन कहाँ होता है, सपोर्ट पे। तो बैब बकलिंग के चांसेस, क्रिपलिंग के चांसेस कहाँ होते हैं, सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे जब हम स्टिफनर लगाते हैं, यानी धरन के सिरों पर, तो हम उसको कहते हैं एंड स्टिफनर। क्या कहलाते हैं, एंड स्टिफनर। ठीक है, स्टिफनर को हिंदी में कहते हैं दृढ़कारी। दृढ़कारी। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, फ्लैंज प्लेट, बैब प्लेट और स्टिफनर। स्टिफनर में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर और एंड स्टिफनर। और इसके अलावा अगर हम बीच में धरन के इस्तेमाल करें स्टिफनर को वर्टिकल पोजीशन में, तो ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर। अब देखिए इसका हमने ये क्रॉस सेक्शन बनाया, अगर हम इसका एलिवेशन देख लें, एलिवेशन यानी जो हमारी ये फ्लैंज प्लेट है, ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाएगी और नीचे की प्लेट इस तरीके से। बैक प्लेट में ये एंगल लगा बना हुआ है, तो इस एंगल का ये जो थिकनेस है वो ये दिखाएगी और ये जो कनेक्टेड लेग है वो ये दिखाएगी। तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे बना ले। अब इसको ब्रेक कर दिया, कितना ऐसा ले लिया, तो ये एंगल है यहाँ पर जो है ये बैक के साथ भी जुड़ा है और ये हिस्सा यहाँ से ये हमारा फ्लैंज के साथ जुड़ा है इस तरीके से, सेम तरीके से नीचे। अब ये जो स्टिफनर है जो सामने से एलिवेशन में इस तरीके से दिखाएंगे, ये इसकी जो लेग है ये थिकनेस के रूप में दिखाई देगी ये, ठीक है। और ये जो टांग है वो इस तरीके से दिखाएगी, सेम इसी पैटर्न पे ये वाला कुछ एंगल दिखाएगा। तो ये पूरी लेंथ में ये हमारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो ये रिवेट यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें ये वाली टांग नहीं जुड़ी है, सिर्फ ये जुड़ी है। तो जो हमारे
रिवेट है या बोल्ट है वो यहाँ पे लगाएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेपनर। तो अगर हम कहें इसके बीच बीच में हम वर्टिकल पोजीशन में स्टेपनर लगा दें तो वो ऐसे दिखाए जाएंगे, ये हमारे बीच में लगाए गए इस तरीके से, तो ये कहलाएंगे इंटरमीडिएट स्टेपनर। अगर यही स्टेपनर इसे किनारे पे लगा दिया या सपोर्ट के पास तो क्या कहलाएगा, एड स्टेपनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इसके कंपोनेंट्स है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो हमने ये रिवेट लगी है, यहां से प्लेट की लंबाई कितनी होना चाहिए, इसको कहते हैं आउट स्टैंडिंग, जिसको कहते हैं ओ मीन्स आउट स्टैंडिंग। ठीक है, ये नॉट ग्रेटर देन 16 टी, यानी 30 प्लेट की मोटाई है तो ये 16 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिए क्या करेंगे, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई हमारी निश्चित हो जाएगी। और ये दूरी ये कहलाती है गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो पता ही चल जाएगा कि कोड़ी खंड है, इसमें रिवेट यहाँ से कितनी दूरी पर लगेगी, आपको बताया गया था यहाँ से कितनी दूरी पर लगेगी, प्लेट की मोटाई कितनी, ये डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारे ये है, जहां पर ये कोड़ी खंड समाप्त होता है, ये डिस्टेंस कहलाती है नेट डेप्थ ऑफ वेब। ये कहलाती है नेट डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा इसकी जो नेट डेप्थ ऑफ वेब है इसका इसकी थिकनेस से रेशियो लें। अगर इसकी नेट डेप्थ को हम डी कह दें, क्या कह दें, स्मॉल डी, और इसकी प्लेट की जो थिकनेस है वेब प्लेट इसकी टी डब्ल्यू है, तो इसमें नेट डेप्थ ऑफ वेब डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू, ये जो है नॉट ग्रेटर देन 85। ठीक है, ये 85 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक है तो इसका मतलब है इसमें वेब स्टेपलर लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी बकलिंग वगैरह के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और उनके यूज क्या है, उनका वर्क क्या है, इसके बारे में जानकारी देना था। हमारे ख्याल से अब जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरीके से आपका जो स्टील बीम का चैप्टर है ये समाप्त होता है। ठीक है, अगले टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।